अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। तो इनके भरोसे रहोगे, 150 छीन लेंगे बीजेपी वाले। मुकदमा डर रहे कहा, मुकदमों से डरते ना मुकदमे से डरते। हम तो संविधान के खिलाफ जाने से डरते हैं। अगर किसी समाज से हमने किना कर लेना किना तो उनका व्यक्ति गांव का मेंबर नहीं बन पाएगा। मेरी बात को याद रखियो। ये तो टेलर था खजौली का, इन्हें पूरी पिक्चर जो है 2024 में दिखाओगे आप लोग, याद रखना। और जो आज मंत्री संतरी बने बैठे वो यहाँ रोड पर घूमते नजर आओगे आप लोग, आप ध्यान रखिएगा। समय से चुनाव में तो भूपखेड़ी नहीं आ पाया। भूपखेड़ी के साथियों को ये नाराजगी भी थी कि भाई प्रोग्राम करके नहीं आ पाए। मैंने इनसे कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप समय रख लेना, मैं वहां जरूर। महाराज जी भी उस दिन वहां साथ थे। महाराज जी ने मुझसे एक निवेदन भी किया है। मैं महाराज जी से वादा करता हूं कि जो निवेदन आपने मुझसे किया, मैं उस पर समाज के सामने कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस निवेदन को पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे बात जो आश्रम को लेकर निवेदन आपने किया, सतगुरु समनदास जी का आश्रम। मैं भूपखेड़ी पहले तो नहीं आया, लेकिन मैंने यही जाना इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा आश्रम है सतगुरु समनदास जी का। और देखो, 2-3 विषय में बात करनी है। पहला विषय तो यही, फिर बात करेंगे समाज की स्थिति पे, और तीसरी बात करेंगे हम लोग आगे कैसे बढ़े। पहली बात ये कि मुझसे टीवी पे भी एक बार पूछा गया कि भाई आप किसमें आस्था रखते हो। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो जन्म हुआ है जिस परिवार में, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और तमाम हमारे लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। और उनके मिशन को वास्तविकता में अगर पूरे देश में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो सतगुरु समनदास जी महाराज। कितने ही लोगों से नशा, मांस, तमाम तरह के नशे, बुराई, तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद सतगुरु जी ने छुड़ाने का काम। और मेरे आज भी याद है, मैं जेल से छूटा, यही महीना था, ये महीना ही उनकी तो उसमें हुई जब मैं रविदास मंदिर के आंदोलन से जेल से छूटा, तब उनका शरीर पूर्ण हुआ। और मैं एक दिन पहले जेल से छूटा और मुझे खबर आई कि सतगुरु जी जो है नहीं रहे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा अस्पताल चलाया जहां उनका पार्थिव शरीर रखा। अपने पूरे जीवन काल में जितना समाज में बदलाव के लिए उन्होंने किया, उतना शायद ही किसी ने किया जितना उन्होंने किया। चाहे वो डांटते थे, देखो अपना डांटता भी है, वो गुस्सा भी करते थे, प्यार से भी समझाते थे, सब तरह का व्यवहार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक ही इच्छा थी कि ये कमजोर समाज अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तमाम तरह की बुराइयों को त्याग के जिस तरह से और लोग तरक्की करें, इस तरह तरक्की करें। और जिन लोगों ने उनके नियमों को माना, यानी कि सतगुरु रविदास जी के मिशन में जो लोग समर्पित हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 90% लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। अब तय करा के देख लो, मेरा पूरा वो है, उनके बच्चे भी रोजगार कर रहे हैं, उनके घर परिवार भी ठीक है, वो स्वस्थ भी। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबंधु अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहेगा। ऐसा राज जिसको मैं अपने ट्वीट में भी लिखता हूं, बेगमपुरा राज। सतगुरु जी ने कल्पना की बेगमपुरा राज की, विधायक जी, क्योंकि वही लिखा गया जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़वाना चाहते हैं। वरना यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी की। यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है वहां दुनिया में, और उस राज का नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज, जिस राज में कोई कम न। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबंधु अन्न, हर किसी को खाने पीने की कोई समस्या ना हो, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे। कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ना जाति का ना धर्म का भाईचारा हो,
ना किसी को अन्न की, ना भागने के लिए दल की, ना डर की, ना भय की, ना लूट की, किसी तरह की दिक्कत ना आए। ऐसे राज्य की कल्पना हर कोई राज्य की कल्पना करता है, लेकिन वो अपने वर्ग, अपने समाज हित के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वो कहीं ना कहीं उसका बखान करता है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने जिस राज की बात की, उसमें सबके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा मानवतावादी राज आना चाहिए। ऐसे बुद्ध ने कहा, ऐसे कबीर ने कहा, ऐसे गुरु नानक देव ने कहा, जो समता की बात करते हैं, जो चाहते हैं देश में उस चीज की भावना खत्म हो, भाईचारा। और उनके विचारों को लंबे समय तक सतगुरु जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हमारे बीच है। अगर उन्हीं विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे दुख जो हैं 80% 90% दुख आपके खत्म हो। लेकिन हम सतगुरु जी के मंदिर में आज जयंती के दिन तो आते हैं। उसके अलावा तो जो है, चलो यहाँ की अच्छी बात है, बहुत पीढ़ी के लोगों को ज्यादा कर पाए कि उनके आश्रम में वो ज्यादा बाहर आ जाते होंगे। लेकिन मैंने तो ये देखा सामाजिक स्तर पे कि हम रविदास जयंती में इकट्ठे होते हैं और भंडारा खाकर जयंती मना के उसके बाद 364 दिन अपने घर में सोते हैं। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बहनें मुझे बता दे, कभी सत्संग हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जिस सतगुरु महाराज ने, देखो ये भी इतिहास की बात है, उस समय जब इतनी छुआछूत थी, ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बनारस, काशी बनारस की धरती पैदा हुए और अपने ज्ञान के दम पे, उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने काशी में पालकी पे बिठा के पूरे बनारस का चक्कर सतगुरु जी को लगवाया। ऐसे गुरु जी, जहां इतना छुआछूत था उस समय में, पूरे सर पे पालकी में बिठा के सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं वो बोलता हूँ जो सत्य होता है, हवा भाई कुछ नहीं बोलता। और उस समय के जितने राजे महाराजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के, जितने राजपूत राजा उस समय के थे, आप इतिहास पढ़कर देखें, आके सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के और उनको अपना गुरु स्वीकार किया, परीक्षा ले लेके। ये भी एक इतिहास है, ये भी एक इतिहास है। ऐसे गुरु के वंशज, ऐसे कुल गुरु के वंशज इस देश में, आज उनके हाथ ऐसे हैं, देखो। ये भी इतिहास, इतिहास कहिए या वर्तमान समझिए। जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, उनके बच्चों के हालात, क्योंकि वो अपने बाप को बात कहने में तकलीफ है और अपने बाप के विचारों में चलने महसूस करते हैं। अपने बाप को बात नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर किसी को कोई चैलेंज लेना है तो अपने बाप को बात लेकर के विचारों से चल के देखो। अगर तुम्हारी तरक्की रुक जाए तब आप मुझे चंद्रशेखर भाई आप गलत। आज मैं जो कुछ हूँ, मैंने टीवी में बैठे कहा कि आज जो कुछ हूँ मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2006 में मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई। जब हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकलने की, पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे। अभी भी होता होगा ना आपके यहाँ, कहते नहीं परंपरा को हम नहीं करते, आप जयंती निकालना चाहते हो, कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये है लाठी और ये मैंने दे दी तेरे हाथ में, अगर तेरे होते ये शोभा यात्रा रुकी तो तेरा पैदा होना बेकार है। मेरे 2006 की पकड़ी लाठी और अभी तक पकड़ रखी है मैंने। जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, उसके सामने लड़ने उनको जवाब देने के लिए आपका बेटा खड़ा होता नहीं खड़ा होता, बताओ आपका भाई खड़ा होता। ये लाठी 2006 में पकड़ा के मेरे पिताजी मुझे, ये 2006 में पकड़ा के कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज इतने साल बाद इतना ठगा गया, इतना बेइज्जत हुआ, ये उम्मीद करता है कोई इनके लिए खड़ा हो और सबका साथ देता है। इतना सीधा समाज है रह के हमारा कि जिसके साथ लग जाता है सब कुछ हो जाएगा, छोड़ता ही नहीं, जिसके साथ लग जाए। और जिसके साथ नहीं लगता वो चाहे इनके कितने ही पैर पकड़ ले, उससे उसे पकड़ दे। जब चिपकते हैं तो साइकोल से भी ज्यादा खतरनाक, और जब नहीं चिपकते तो करेले से भी ज्यादा कड़वे। ऐसे हाल है। लेकिन फिर भी इनकी दया कृपया बीच वालों पे तो नहीं, मेरे ऊपर तो
भाई मुझसे तो ये बहुत प्यार करते, और प्यार का ही वो है कि आज इन्होंने मेरा कद इतना बड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते। जब इस देश दुनिया में टाइम्स मैगजीन छपी, इन सब के आशीर्वाद, मेरी बहनों के, माओ के, भाइयों के प्यार, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उसने मुझे भारत से अकेला, पूरे भारत से 130 करोड़ की जनता में से इनका एक अकेला कौन था उसमें, जिसको लिखा गया है कि वो भारत का उभरता हुआ नेता। उसका नाम तो जानते ही है। अच्छा, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, लेकिन अपने धन का सही उपयोग करना जानते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आज यहाँ हम पे बैठे हुए सारे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितने छोड़ सकते हैं उससे शराब से दूरी बनाओ, हमारा भला हो जाएगा। भारत में आजादी से पहले तो लोगों को अधिकार नहीं, लेकिन जैसे आजादी आई और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो जिन लोगों को व्यवस्था की वजह से जानवरों का जीवन जीना पड़ता था, उनको इंसानों का जीवन जीने का अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने अपने 4 बच्चे, मेरी बहनें यहाँ बैठे छोटे छोटे बच्चे आपके पास, ऐसे अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, तब जाके हमारे तन पे कपड़े आए, तब जाके गरीब के बेटे को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नौकरी करने का, और सार्वजनिक रूप से जिस तालाब में जानवर पानी पीते उस तालाब में पानी पीने का अवसर मिला। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने उनके खून में कुर्बान होकर जो सींचा, उससे आज हम लोग यहाँ खड़े होकर अपनी बात को बोलते हैं। यानी कि हमें जो भी अधिकार मिले उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। किसने दया पे हमें कुछ नहीं दिया कि हमारे आंसू बहते देख के, हमारी तकलीफ देख के किसी ने हमारे दया पे कुछ दे दिया। इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने कीमत चुका दी। धीरे धीरे जो अधिकार आगे बढ़ते रहे, उसके लिए भी आने वाले उसमें आंदोलन जारी रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया तो बहुत सारे हक मिले, जो बचे खुचे थे उनके लिए एक रहबर और पैदा हुए, किस धरती में, जो पंजाब की धरती है। ऐसे ही जैसे आपके यहाँ कोई बालक वो यहाँ, ऐसे एक बाबा साहब के जाने के बाद एक रहबर और पैदा हुए, जिनको मान्यवर काशीराम साहब के नाम से था। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, अपना सुख दुख स्वाद छोड़ के। तब जाके हमें ये समझ आया कि हमारे वोट के जरिए भी बदलाव हो सकता है, हमारे वोट की वैल्यू भी है। और वो वोट की वैल्यू ऐसी है कि वो मिट्टी के आदमी को बहुत ताकतवर बना दे और बहुत ताकतवर को मिट्टी का बना दे। वो ऐसी ताकत है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, जिसके पास है उसको चुनाव के समय तमाम लोगों के पैर पकड़ते हैं। आपके गांव में भी होगा, जब प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, लोकसभा का आएगा, पीड़ित का आएगा, जो आपकी शकल से भी नफरत करता वो भी आपके पैर छूटेगा, ताऊजी में दे दियो इस बार वोट। वोट एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके दम पे जो काम लाठियों से नहीं हो सकता, गोलियों से नहीं हो सकता, तोप से नहीं हो सकता, तलवार से नहीं होता, वो काम किस चीज से हो सकता है? वोट। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमें कोई नहीं हिला सकता यहाँ से, आपकी वोट ने हिला दिया आपने? बताओ, वो जो विधायक जी किसी की नहीं सुनते थे, आज में बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? आगे साथ रहोगे नहीं रहोगे? जो दोनों हाथ उठाओगे वो साथ रहेगा। मैं भी देख रहा कौन कौन नहीं खा रहा, ये जो उंगली बैठी मेरी खा रही है पर वहां। अच्छा ठीक है, चलो हाँ नीचे कर लो। तो ये होगी आगे की बात कि अगर इस तरह से आप मेरे साथ खड़े रहे तो जो समस्या आपकी है वही मेरी उस समस्या का हल होगा। आज जैसा मैं ताकतवर होता रहूंगा, हमारे चेहरे में जो उदासी है या हंसी में बदलते रहेंगे। पहली बात ठीक है। अब आगे की बात सुन लो। एक तो यहाँ ही चुनाव जीतने के बाद नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि यहाँ की जो बीजेपी के नेता वो बेचारे परेशान हो गए, भाई ने टिकट घेरेगा। तो यहाँ जो 2 अप्रैल के मुकदमे जो लड़ाई आपने लड़ी एक्ट वाली, उनमें नए लोगों के नाम जोड़ना, उन पर समन भेजना, उन पर गैंगस्टर भेजना, ये शुरू कर दिया। और खूब खुश हो रहे, आगे डर जाएंगे। बताओ डर है? डर है सरकार तो
मुकदमों से डरते ना मुकदमे से डरते। हम तो संविधान के खिलाफ जाने से डरते हैं बस। और आपको भी मैं समझा रहा कि किसी का अपमान ना करो और संविधान के दायरे में रहकर काम करो, तब ताकतवर हो जाओगे। दूसरा काम, एक तो 2 अप्रैल के मुकदमे बहुत बढ़िया है। मैं प्रशासन के लोगों को जोरदार तरीके से करूँ मुकदमे, ये भी 10 बार हो जाएंगे तो मेरे लिए हाथ खुल आ जाऊंगा मैं। ये सारी नहीं ना हमारी के लिए ये धरना देंगे, इसको कलेक्ट्रेट में हम जमा करवाऊंगा मुकदमे सारे में, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ये और 2-4 कर दो भी 1 करोड़ का करे, ये जी 5-7 को हो जाएंगे। ये 5-7 यहाँ एक दिन चिंगाड़ के मुझे कहेंगे जी हमारे मुकदमे में फिर आऊंगा मैं यहाँ, फिर बताऊंगा मैं तारा कर करे जाऊँ मुकदमे। ठीक है, सारे कार्यकर्ता ध्यान दें। जो लोग हमें रोक नहीं पा रहे ना, वो एक षड्यंत्र कर रहे हो हमारे खिलाफ। अब वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं गांव में जाकर, हमारे लोगों में कहते हैं भाई 10 का साथ ना दो। अरे भाई सारे नौजवानों को मुकदमे लगा दिए, सबकी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन ये सारे IAS IPS लड़के थे, मैंने इन्हें वापिस जो है बेरोजगार कर दिया। मैं सबको मुकदमे लगवा दिया कर दिया। जो सरकार मुकदमे लगा रही है मान लो झूठे, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोग आज लड़ना सीखे तो उन्हें कह रहे हैं कि मुकदमे लगवा दिए। आप बताओ भाई ईमानदारी से, 2 अप्रैल का आंदोलन आपने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाया तो जबरदस्ती लड़ा था? बताइए, हक अधिकारों के लिए लड़ाना। जो अन्याय होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, आज भीम आर्मी की वजह से वो कार्रवाई होती है। आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है भीम आर्मी की वजह से। ये क्या है भीम आर्मी इस देश में? पुलिस से पहले जाती है भीम आर्मी, आंधी तूफान में गाड़ी रुक जाए, ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज रुक जाए, भीम आर्मी नहीं रुकती। ये दिया समाज में भीम आर्मी ने आकर जो समाज IAS PCS को खूब बने, लेकिन जो समाज पैसे वाला होकर भी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता, उन पर आज 18 साल का नौजवान लड़का इंस्पेक्टर साहब मामले में कार्रवाई की नहीं, बताओ हुई है नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ बताओ? तो इसे आगे बढ़ाओगे, किसी की बात तो मांगे पीछे हटाओगे, तो इसका प्रचार भी करेगा तो भाई हमारा भाई आगे बढ़ा लग रहा हो, खड़े हो जाओ, तब भी तो प्रचार कर लिया करो, तब भी सिपाही, तब भी रिश्तेदारियों में जाकर वहीं भी कह दिया करो, फोन करके जहाँ रिश्तेदारियों में तो सिक्किम को हो जाओ, कहोगी नहीं कहोगी बताओ, ना मनी मानता दो ना बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारा गठबंधन जिंदाबाद और हथौड़ी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्यार और विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। जय भीम।